हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपने ज्योमेट्री सब्जेक्ट यानी मैथ्स टू सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की शुरुआत जोरों से कर दी होगी। तो यार सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मैथ्स 1 बहुत इजी पेपर आया था। उम्मीद करता हूं सभी के पेपर बहुत अच्छी तरीके से गए होंगे और कंटिन्यूअस आपके लिए हम मेहनत कर चुके थे। कंटिन्यूअस आपके लिए हमने वीडियोस डाले जो आपके मैथ्स 1 पेपर में आपको हेल्प करेगा। अब बारी है मैथ्स 2 की। जितना हो सके, एक ही दिन का गैप है तो जितना हो सके वीडियोस बना के आपके लिए डालने की कोशिश करूंगा और लाइव रिवीजन भी लेने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजी आ चुका है, बाकी चीजें आ सकी है। तो प्लीज जाके हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर चेकआउट कर लेना। और ये जो एक दिन का गैप है इसमें भी कई सारे वीडियोस एंड इंपॉर्टेंट लाइव आपको मिलेंगे, तो हमारे साथ बने रहना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कई सारे जो पिछले साल वीडियो थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस वीडियो के लिंक को भी हमने रीशेयर कर दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े अभी तक, लेट मत करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो जाके। उसमें जितने भी वीडियोस हमने रीशेयर किए हुए हैं उन वीडियोस को ओपन करके देखना। और सभी का रिकमेंडेशन मैं बोलता हूं, सभी को एक चीज बोलता हूं कि हमारे वीडियोस जो भी होंगे 1.5x या फिर 2x की स्पीड से देखो बच्चे, फास्ट देखो। मैं भी चाहता हूं आपका टाइम बचे एंड जितना हो सके जल्दी जल्दी वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये सभी चीज देखने के बाद अपने हाथों से उसको प्रैक्टिस करके लेना, क्योंकि अगर मैथ्स को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप भूल जाने वाले हो, एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज क्या लेकर आया हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो 1 मार्क्स के कैटेगरी का। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन 1A और 1B आपके 1 मार्क्स के आते हैं। पहला क्वेश्चन 1A एमसीक्यूज होता है, 1B आपको सॉल्व करना होता है 1 मार्क्स के कैटेगरी में। तो आज 3 चैप्टर का देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है उसको हम लोग देख लेंगे और उसके बाद एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें हम आगे के चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के फॉर्म में कई सारे वीडियोस हम डाल रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला चैप्टर सिमिलैरिटी। जैसे कि आप जानते हैं इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिमिलैरिटी एमसीक्यूज पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। दो ट्राइंगल है एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर बोल रखा है ए बी और पीक्यू का जो रेशियो है वो 3:4 है, ये भी दे रखा है। हमें बोल रहा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का रेशियो हमें निकालना है। एक चीज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, दैट इज, ठीक है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो कभी भी सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो उसका जो एरिया होता है ट्राइंगल का, उस दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो रेशियो में आ जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। एबीसी अपॉन पीक्यूआर रेशियो में आ जाता है एंड उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एबी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, पीक्यू का स्क्वायर। वैसे बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यूआर का स्क्वायर, एंड वैसे ही ये इक्वल टू हो जाएगा एसी का स्क्वायर अपॉन पीआर का स्क्वायर। और ये क्यू आता है, सभी को पता है, थ्योरम ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये कंसेप्ट है उसका, सिमिलर ट्राइंगल, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप देखो क्वेश्चन में तो सिर्फ ए बी और पीक्यू का ही रेशियो दिया हुआ है, यानी सिर्फ इस चीज का हमें काम है, इस चीज का काम नहीं है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर का हमें वैल्यू निकालना है। तो हमें निकल जाएगा वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, सिर्फ ये वैल्यू लेंगे तो एबी का वैल्यू हमें दे रखा है, एबी 3 है, पीक्यू 4 है, तो एबी की जगह पे 3 लिख दो, पीक्यू की जगह पे 4 लिखो, दोनों का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9/16, यानी हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 9:16। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास 9:16 है क्या? देखो इसको सॉल्व नहीं करना था, मतलब स्टेप्स के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे एमसीक्यू से, लेकिन बाई चांस अगर यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स की कैटेगरी में पूछ ले, सॉल्व करने वाले कैटेगरी में पूछ ले, तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो इसी प्रकार। 9:16 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, 9/16 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो पूछा है ना, तो 9:16 या फिर 9/16 जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सेम एक ट्राइंगल XYZ है, सिमिलर बोल रखा है ट्राइंगल PQR से, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपको बोल रहा है XY का रेशियो PQ के साथ निकालो। तो कैसे निकालोगे? सेम वही कंसेप्ट, यहां पे भी सेम वही कंसेप्ट बच्चा। क्या कंसेप्ट लगेगा? एरिया ऑफ थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहां पे दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो आपका जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका जो वैल्यू आएगा, अगेन क्या आएगा बच्चा, क्या आएगा, इसके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा XY का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू YZ का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू XZ का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय PR का स्क्वायर। करेक्ट, यही आता है।
अब हमें काम किस चीज का है वो देख लो, काम किस चीज का है, दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू दे रखा है, एक्स वाई जेड का है 25 डिवाइड बाय पी क्यू आर का दिया है 4 इज इक्वल टू, इसमें एक्स वाई और पी क्यू का रेशियो पूछा है, मतलब हमको बाकी इससे मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखो आगे कैसे सॉल्व होगा ये, हमें चाहिए इन एक्स वाई का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स वाई और पी क्यू का वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा एक्स वाई, पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा पी क्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो इसका रेशियो क्या आ गया, एक्स वाई रेशियो पी क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5:2, क्या आ जाएगा 5:2। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, तो आपका 5:2 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यूज में, तो आपको बिंदास सॉल्व करना, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके प्रैक्टिस करके ले लेना है। ठीक है, तो जितने भी एग्जांपल ऐसे आपको और भी दिखेंगे कहीं पे, तो प्रैक्टिस करके ले लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि विच इज नॉट ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है। क्या है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, मैंने आपको बताया था कभी भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे साइड 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 टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन देखो, ये एंगल 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 टेस्ट होता है, ये होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद साइड एंगल साइड टेस्ट, ये भी होता है। उसके बाद साइड एंगल साइड टेस्ट, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। तो अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है साइड एंगल एंगल वाला। ठीक है, साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है, एंगल 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 होता है, एंगल एंगल भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, विच इज नॉट ए टेस्ट, ये टेस्ट नहीं होता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। साइड एंगल एंगल कोई टेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट, गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, यहां पे भी समझ लो दो ट्रायंगल है, सिमिलर दे रखा है। एंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री है। देखो ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ट्रायंगल मेरा ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के साथ, बराबर। और इसमें बोल रखा है कि एंगल ए का वैल्यू 45 है और ई का वैल्यू है 35, तो एंगल बी का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो उस पे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, या फिर एंगल की बात हो रही तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और एंगल सी जो होगा बच्चा, एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों आता है, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, CAST, मैंने पढ़ाया हुआ है ये सब चीज। मैं अगेन एक चीज अपील करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चा आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, कंसेप्ट का दिक्कत है ना, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा। बच्चा कंसेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप वीडियो देखोगे, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आराम से देखो, 2x की स्पीड लगाओ। पूरा वीडियो का लिंक हर एक चीज मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, नहीं मिलता आप सीधा सर्च करो। मान लो आपको सिमिलैरिटी में प्रॉब्लम है तो आप सीधा सर्च करो 10th मैच टू सिमिलैरिटी बाय JR ट्यूटोरियल्स। कोई भी चीज टॉपिक सर्च करोगे ना तो बाय JR ट्यूटोरियल्स अगर आप सर्च करोगे तो हमारे वीडियोस आपको टॉप के रैंकिंग में दिखने मिलेंगे, और वहां से आप वीडियो को ओपन करो, सीधा 1.5 1.75 या फिर 2x की स्पीड लगाओ और देखना चालू करो। कम समय में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर फटाफट प्रैक्टिस करके ले लेना। तो ये आप कर सकते हो। तो यहां पे हमको निकालना क्या, एंगल बी का वैल्यू। तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, और एंगल ई कितना है 35 डिग्री, तो देयरफॉर आपका एंगल बी जो हो जाएगा वो भी 35 डिग्री ही हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन में 35 डिग्री दिया है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो एंगल बी आपका कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन में नजर डालो, क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है XYZ नाम का, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के साथ। फिर से सिमिलरिटी आ गई, इसमें बोल रहा है XY अब रेशियो है PQ के YZ अपॉन QR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एक और चीज आ जाएगा वहां पे एक और टर्म इसमें से आ जाएगा। तो मुझे पता है कभी भी कोई ट्रायंगल सिमिलर अगर दिया हो, जैसे ट्रायंगल XYZ सिमिलर बोल रहा है ट्रायंगल PQR, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, whenever any two triangles are similar to each other, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और साथ ही में क्या हो जाते हैं, वो रेशियो में आ जाते हैं। तो कैसे, अगर आप देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से क्या आ जाएगा, XY अपॉन PQ इज इक्वल टू YZ अपॉन QR, उसी प्रकार इज इक्वल टू XZ अपॉन PR हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों आता है, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, CSST शॉर्टकट बताया था मैंने कैसे लर्न करना है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या है, XY अपॉन PQ है,
YZ अपॉन QR है और इज इक्वल टू डैश बोल रहा है, तो तीसरा टर्म क्या आ गया, ये वाला तीसरा टर्म है, यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो XZ अपॉन PR है क्या ऑप्शन में, XZ अपॉन PR, देखो पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है 1 मार्क्स के MCQs अगर इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे तो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए। और क्वेश्चन है, देखो खत्म नहीं हुआ, और क्वेश्चन लाया हो, क्योंकि मैं चाहता हूं हर टाइप के करा दूं आप लोग के लिए। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम देखो और आइडेंटिफाई करो। डायग्राम देखो क्या दिया हुआ है, ADB और AEC। यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि DE जो है ये BC से पैरेलल है। यहां पर डायग्राम में देखो, इन फिगर जो है DE जो है, देखो ध्यान से, DE जो है BC से पैरेलल है। DE इज पैरेलल टू किससे है, BC से। और कभी भी मैंने आपको बताया कि कोई ट्रायंगल में अगर बेस से कोई एक लाइन पैरेलल होता है तो उसमें लगता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो हम लोग यहां पे क्या लगा सकते हैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT पढ़ाया हुआ है। नौशाद सर ने इसके पहले वीडियो दिया होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उसके वीडियो आ चुका है ऑलरेडी। अगर नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, AD बाय DB क्या हो जाएगा, AD बाय DB विल बी इक्वल टू AE बाय EC, विल बी इक्वल टू AE बाय EC। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से। तो क्या ये ऑप्शन में है, AD बाय नहीं है, AD बाय DB, AD बाय DB, देखो ये वाला AD बाय DB, AE बाय EC, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स, ये सभी चीज क्लियर रखो माइंड में, बहुत इजी हो जाएगा चीजें। चलो अगला क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DEF, यहां पे भी सेम वही कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें दो ट्राइंगल है जो सिमिलर है एक दूसरे, तो ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंगल A मेरा 48 है, D निकालना है। सेम वही कंसेप्ट लगेगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके हर एक एंगल एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो एंगल A जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल D के साथ। उसी प्रकार एंगल B जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है एंगल E के साथ, और एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बच्चा किसके साथ, एंगल F के साथ। ये क्यों आया, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, ये आता है। तो हम लोग को काम किस चीज का है, सिर्फ A और D का है, क्योंकि A दिया हुआ है, D निकालना है। तो A और D कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D ना, तो देयरफॉर आपका एंगल D जो होगा वो A के बराबर होगा, और ये आपका 48 है तो एंगल D भी आपका 48 डिग्री बन जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा एंगल A का वैल्यू ऑल्सो 48 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं बच्चा ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको यहां तक होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। यह आ जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 1B टाइप के, यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाना है, तब जाके 1 मार्क्स मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना इस चीज को। क्या बोल रहे हैं, सॉल्व 1 मार्क्स ईच इफ अ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। द क्वेश्चन गिवन हियर इज दैट कि दो ट्राइंगल है आपस में सिमिलर है। अब उसके जो एरिया है, ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो दे रखा है 16:25। हमें बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ AB रेशियो PQ। तो कैसे निकालोगे, सेम कंसेप्ट, हमको पता है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के साथ, और जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हमें पता है कि उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो रेशियो में आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दोनों रेशियो में आ जाएंगे, और उसका वैल्यू जो होगा वो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। और ये क्यों आता है बच्चा, थ्योरम ऑफ, लिखो शॉर्टकट में, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप लोग समझ जाना, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो काम किस चीज का, AB और PQ का है, तो सिर्फ इस चीज का काम है। ABC और PQR का वैल्यू दे रखा है 16/25। तो ABC का 16 है, PQR का 25 है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हमें सिर्फ AB और PQ का वैल्यू चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट में चले जाएगा 16/25। तो इसका वैल्यू आ जाएगा AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का होता है 5। तो AB अपॉन PQ का वैल्यू आ गया 4/5। लेकिन रेशियो निकालने बोल रहे हैं तो आप रेशियो भी लिख सकते हो। देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, AB रेशियो PQ इज इक्वल टू 4:5। इस प्रकार से लिखो तो आपके फुल मार्क्स बन जाएंगे। तो AB रेशियो PQ का वैल्यू आ गया 4:5। समझ में आ गया बच्चा, कितना इजी था, कितना
अच्छी तरीके से हमने यहां पे आपको बता दिया। वैसे अगला और एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, सबके साइड्स दिए हुए हैं, सबके वैल्यूज दिए हुए हैं और पूछा है आर दे सिमिलर, क्या ये दोनों सिमिलर है क्या? कैसे पता लगाओगे? सबसे पहले मैं इसका एक साइड लेता हूं, सबसे पहले मैं इसका एक साइड लेता हूं जो कि है ए बी, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू लेता हूं। तो ए बी है 6, पी क्यू का वैल्यू है 3, तो 6 अपॉन 3 होता है 2। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही ये लेता हूं मैं, ये साइड लेता हूं बीसी, बीसी ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है? क्यू आर है, ठीक है, ले लिया। तो बीसी का वैल्यू है 8, क्यू आर का वैल्यू है 4, 8 अपॉन 4 इज नथिंग बट 2, तो ये आपको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला साइड हाइपोटेनस वाला एसी ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग में कौन सा है? पी आर है, तो ले लिया पी आर इज इक्वल टू एसी का वैल्यू 10 है, पी आर का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो आपका ये वैल्यू आ गया, ठीक है 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो आपने तीनों में देखा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों इक्वेशन के हिसाब से हमें ये पता चल गया कि ए बी जो है, यानी पहला वाला जो है, लिखो यहां पे बच्चा, ये ए बी अपॉन पी क्यू जो है, ये और ये तीनों के वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों के तीनों इक्वल होंगे आपस में, तो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर एंड दैट विल ऑल्सो इक्वल टू एसी अपॉन पी आर। और अगर ऐसा होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल आते, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया वो दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ये जो ट्राइंगल है एबीसी सिमिलर होगा किसके साथ? ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ सिमिलर होगा। किससे होगा? बाय साइड 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 टेस्ट लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। 3 साइड है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, तीनों साइड से वो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, इसके लिए हमने लिखा कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 टेस्ट। खत्म कहानी। क्लियर? समझा? तो बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक ट्राइंगल है, बीच में से लाइन पास हो रही है। क्या बोल रहा है? एक ट्राइंगल है जिसमें से लाइन बीसी पैरेलल टू लाइन डीएफ। तो हम लोग को क्लियरली बोल रखा है यहां पे कि लाइन बीसी इज पैरेलल टू लाइन डीई, बीसी पैरेलल टू डीई, ठीक है। जब बीसी पैरेलल टू डीई होगा तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? हमको पता है कि कभी भी ऐसा होता है कि कोई ट्राइंगल में जब लाइन ऐसा लिखो पहले, इन ट्राइंगल एबीसी, यहां पे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। देखो यहां पे क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन डीई, तो देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर शॉर्टकट लिखता हूं मैं बीपीटी, तो बाय बीपीटी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी बाय बी डी जो होगा, ए बी बाय बी डी जो होगा इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी बाय सीई होगा, ए सी बाय सीई होगा। तो चलो जो वैल्यूज पता है उसमें डाल देते हैं हम लोग बच्चा, जो वैल्यूज पता है वो डाल दो। ए बी का वैल्यू पता है 2 है, बी डी का वैल्यू है 3, तो 2 नीचे 3 इज इक्वल टू एसी का वैल्यू पता है 4 है, सीई का वैल्यू पता है क्या? देखो सीई का वैल्यू पता नहीं है, एक्स दिया हुआ है और वही एक्स निकालना है, तो एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 2x, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो आपका x का वैल्यू आ गया 6, यही चीज हमें निकालना था। खत्म कहानी। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और आंसर आपको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एलएमएन के साथ, एलएमएन के साथ सिमिलर है बोल रखा है। सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो हमने एमसीक्यूज में भी देखा था भैया। हमको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल भी जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ए करस्पॉन्ड टू एंगल एल होगा, तो एंगल एल और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसी प्रकार एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एम के साथ, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ? एंगल एन के साथ। ये क्यों हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थोड़ा अच्छे से लिखो, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे प्रॉपर लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये समझ में आ गया। हमको किससे मतलब है? हमको एंगल बी और एंगल एम से मतलब है। तो एंगल बी बराबर है एंगल एम के, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एंगल बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एम के साथ। लेकिन हमको तो एंगल एम निकालना है, तो एंगल एम किसके बराबर है? बी के बराबर, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री, तो एंगल एम का वैल्यू भी आ गया 40 डिग्री। तो एंगल एम का वैल्यू भी कितना आ गया दोस्तों? 40 डिग्री आ गया है, ठीक है। कितना इजी एग्जांपल है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये 1 मार्क्स के एग्जांपल जो बच्चा
मतलब बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन पेपर देखता है तो सबसे पहला नजर उसका 1-1 मार्क्स के ऊपर ही जाता है। तो 1-1 मार्क्स वाला अगर अच्छा जाता है, 8 में से 8 आप स्कोर कर लेते हो, तो आपका माइंड जो है बहुत पॉजिटिव हो जाता है और आगे के क्वेश्चन में फिर मन लगा के इंसान अटेम्प्ट करता है। ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना, हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको काम करवा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा। तो ये था पूरा पहला चैप्टर जिसमें हमने कंटिन्यूअस आपको पूरा एमसीक्यूज और पूरा 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दिए। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका कौन सा चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम वाला चैप्टर। तो चलो नजर डालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला कौन सा चैप्टर, ये आप देखो एमसीक्यूज आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ विच इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमेशा याद रखना एक चीज, मैं हमेशा आपको बता चुका हूं दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, ये जो चैप्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इजी भी हो जाते हैं। इस तरीके से कि आपको कैसे निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब भी आया तो आपको याद रखना कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, लेकिन मुझे तो पता नहीं है ना कि कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके ऑप्शन लूंगा। तो पहला ऑप्शन है मेरे पास 1, 5, 10। हमेशा याद रखना, कभी भी 3 नंबर दिए होंगे तो उसमें से हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल लो। 1 स्क्वायर 1 होगा, अगला नंबर है 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, अगला नंबर इसमें क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर जो कि 100। फिर आपको ये चेक करना होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर का स्क्वायर वो बड़ा होगा और बाकी दोनों को एडिशन करके वो सेम है, यानी कि द सम ऑफ द 2 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो यहां पे आप देखो, अगर ये दो छोटे वाले को प्लस करो 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 करूं और ये अकेला 100, तो ये हो जाएगा 25 और ये 100, ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट माई करेक्ट आंसर। मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ऑप्शन नंबर ए है ये मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला ऑप्शन क्या है, 3, 4, 5। अगला ऑप्शन मेरे लिए है 3, 4, 5। तो मैं ले लूंगा 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले ले लो, 25 अलग से लिखो, इज इक्वल टू ये 9 प्लस 16 करो, अगला 2 नंबर, तो 25 इज इक्वल टू 25 आ रहा है। तो मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये कहां से आया, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर करके आया, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और कभी भी ऐसा होता है कि कोई एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड का स्क्वायर आता है, तो वो आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में वो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा उसमें, तो समझ जाना कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। तो याद रखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब हो सकता है, जब कोई एक नंबर का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो समझ जाना कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द राइट एंगल, एक राइट एंगल होगा, जहां पे ड्रॉ करने की नौबत आ जाए वो ड्रॉ भी कर सकते हो आप लोग, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल रफली आपने ड्रॉ किया, ये आपके लिए क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ नाम देना आप दे सकते हो, समझ लो मैंने नाम रख दिया एबीसी। ठीक है, नाम क्या रख दिया, एबीसी रख दिया। अब एबीसी में आपको बोल रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सम ऑफ द स्क्वायर। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ मतलब यहां पे ये वाला लेंथ आपको पूछा है, यानी एसी का वैल्यू निकालना है। तो मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा यहां पे, क्योंकि ये 90 डिग्री तो पाइथागोरस होगा, तो मुझे पता है पाइथागोरस के अनुसार इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, यानी एबी प्लस बीसी स्क्वायर। तो एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर आपको नई कंसेप्ट क्लियर है पाइथागोरस थ्योरम का, प्लीज हमारे लेक्चर अवेलेबल है, जाके चेकआउट जरूर से करना, मैं हमेशा ऐसा बोलता हूं। और पूरा 1 शॉट में पढ़ना है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे लाइन वाइज, तो उड़ान बैच देखो हमारा, जाके हमने पूरा पढ़ाया हुआ है। अगेन मैं बोलता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट नहीं पता होते, तो बच्चे अब कंसेप्ट समझाने का टाइम नहीं है, वैसे समझा तो रहा हूं मैं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन एकदम डीप में कंसेप्ट आपको वीडियोस देखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, चलो, तो ये एसी हमारे लिए हाइपोटेनस है, ये एसी मेरे लिए हाइपोटेनस है, तो ये निकालना है मुझे। लेकिन सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड जो है वो दे के रखा है, जो कि 169, मतलब इन दोनों का जो स्क्वायर का जो एडिशन है, इस पूरे का वैल्यू दे रखा है 169। ठीक है, देखे रखा है, हमें चाहिए एसी का वैल्यू, तो एसी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 13। तो हमारा आंसर कितना आया, 13। क्या ऑप्शन में 13 है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम के बेस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत मजेदार होते हैं, बहुत मजा भी आएगा आप लोग को करने में। तो जरूर से हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है और प्रैक्टिस करके ले लेना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट फास्ट जाएंगे ना बच्चा। चलो क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, मैंने ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल में क्या बोल रहा है, हैविंग द लेंथ ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर का, ऊपर नीचे दोनों 12 होंगे, रेक्टेंगल का जो लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं, तो 12-12 सेंटीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ डायगोनल दिया 20, तो यहां से डायगोनल एक मैं ड्रॉ करता हूं मान लो यहां तक, और इसका जो डायगोनल का लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है जो भी है। हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर साइड, अदर साइड का लेंथ मतलब ये जो है, ये दिख रहा है, तो कुछ नाम देना चाहते हो दे सकते हो, मान लो इसका नाम मैंने ABCD रख दिया, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट यहां पे क्या AB और CD का वैल्यू निकालना है, क्योंकि AB और CD सेम रहेंगे। कैसे निकालोगे, मुझे पता है कि रेक्टेंगल के अंदर ये एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, हर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो मैं लिखता हूं यहां पे कंसीडर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो। तो मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं जिसका नाम है कंसीडर ट्राइंगल ABC। इसमें एंगल बी जो है, देखो एंगल बी जो है 90 डिग्री है, तो एंगल बी 90 डिग्री है, तो हम लोग लगा सकते हैं इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। और पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या बोलता है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये है मेरा, क्या नाम है AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते जाओ बच्चा, सॉल्व करते जाओ। AC का वैल्यू इस बार दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB मुझे पता नहीं है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का वैल्यू पता है जो कि है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 होता है। आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपको AB स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 माइनस 144, 400 में से 144 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 56, 256 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 256, आपको चाहिए AB का वैल्यू, तो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256 एंड 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो 16 आपका आंसर आया। तो AB आपका 16 आ गया, तो ये जो था वही निकालना है आपको अदर साइड का। तो ऑप्शन में 16 है क्या, बिल्कुल है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन चूज कर लो, आपका आ गया आंसर, 16 इज द आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, कितना मेहनत तरीके से हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बहुत कम समय बचा है। इसके लिए आपको मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत डे 1 से जब मैंने स्ट्रैटेजी बनाया था आपको, लास्ट 25 डे लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी बताता था, उस टाइम में मैं आपको बार बार बोलता था कि ज्योमेट्री के लिए टाइम कम है, तो पहले से ज्यादा प्रिपेयर करना, जो जिस पेपर में गैप ज्यादा है उसमें आप कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो बच्चे ने फॉलो किया था उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो बच्चे ने कंसेप्ट नहीं क्लियर किया, उस टाइम पे अच्छे नहीं पढ़ाई किया, तो ये सिर्फ एक ही दिन है आपके पास, इसी में आपको जो भी है करना है, ठीक है ना। अब देखो ट्राइंगल ABC है, मान लो एक कोई ट्राइंगल होगा ABC नाम का, अगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। जैसे एक ट्राइंगल बना लो, मान लो ये ट्राइंगल है मेरे लिए ABC, ये ट्राइंगल ABC में AB का वैल्यू जो है 6√3 है, ठीक है। AB का वैल्यू 6√3, AC का जो वैल्यू है 12 है, BC का वैल्यू 6 है। हमें बोल रहा है एंगल A निकालो, एंगल A मतलब ये वाला एंगल जो है आपको निकालना है, एंगल A इज अ क्वेश्चन मार्क, एंगल A आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। अगर आप देखोगे, कभी भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमेशा कन्वर्स होते हैं। किसके, इस चैप्टर में आपको मैंने 3 चीज बताए थे, 3 चीज के 2 चीज याद रखो पहले, बाद में तीसरा बताऊंगा। एक है आपका 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम, एक है 45, 45 डिग्री। तो यहां पे क्लियर कट कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये 30, 60 है कि 45, 40 है, मुझे डायग्राम देख के नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं साइड देखूंगा। तो साइड चेक करो, ये है 12, ये है 6, ये 12 है, ये 6 है, यानी कि AC जो है, ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, AC नहीं देखो पहले, ये देखो, ये जो BC है इज इक्वल टू, ये 6 है और ये AC जो है 12 है, मतलब इसका डबल है, यानी AC का आधा है BC, तो BC जो है ये हाफ हो गया, किसका, AC का। BC इज हाफ ऑफ AC, जो डायग्राम देख के हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फिगर, ये हमने बोला फ्रॉम फिगर कि भाई BC जो है हाफ ऑफ AC है, मुझे पता है BC 6 है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC 12 है मेरा, तो उसके अनुसार 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो BC मेरा हाफ है AC का, लेकिन BC क्या है, एक साइड है, BC मेरे लिए क्या है, एक साइड है, और ये हाफ ऑफ AC, तो AC मेरे लिए क्या है, मान लो AC कुछ होगा तो वो क्या होगा, दिमाग लगाओ कि वो कुछ तो होगा, तभी तो उसका हाफ है। तो आपको एक कंसेप्ट याद दिलाता हूं कि एक हमारा फंडा हमने पढ़ा था कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, कभी भी अगर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है, वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो मान लो कि मेरा जो AC है ये हाइपोटेनियस है, हाफ मेरा AC जो है हाइपोटेनियस है, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब BC क्या है मेरा,
BC इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। BC मेरा क्या है, साइड अपोजिट 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ये आपको कंसेप्ट समझा, ये आपको कंसेप्ट समझा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। और ये आया कहां से, लिख दो, रीजन लिख सकते हो आप लोग कि बाय कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। आप लिख दो, ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिखा है क्योंकि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस यहां पे ये बताना है, हाँ ऑप्शन बताना है ना, यही वाला है ना। तो यहां पे आपका ये आ गया, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है BC, तो BC जो है इसके अपोजिट में साइड क्या है, A, तो एंगल A ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि एंगल A जो होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसी एंगल के अपोजिट में ही ये साइड है। तो BC के अपोजिट में जो एंगल होगा वो 30 होगा, तो ऑब्वियसली एंगल A विल बी माय 30। ऑप्शन में 30 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, यही मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या बच्चा, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर। यहां पे एक स्क्वायर है, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो, दिख रहा है स्क्वायर जैसा, ठीक है। इसका एक डायगोनल भी है, वो डायगोनल बना लो। तो ये स्क्वायर है, इसका एक डायगोनल होगा, चलो नाम दे दो ABCD। अब इसका जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो है 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर है। हमें बोल रहा है पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चा, पेरीमीटर क्या होता है, ये चारों को एडिशन करके। तो मुझे पता नहीं है, तो मैं x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, x मान लेता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है, तो अगर एक x होगा तो बाकी सब x होंगे। हमको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, बताओ। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय उसका साइड, यानी कि साइड को हमने x माना हुआ है तो 4x हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो पहले x निकालना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे कोई एक ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, जिसमें ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होते हैं, सब एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ABC ले लिया, जिसमें एंगल B मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर। तो यहां पे AB का स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू AC का वैल्यू क्या है, 10√2 का स्क्वायर। ध्यान देना, ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 200। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200। देखो अभी जगह कम पड़ रहा है, यहां पे सॉल्व करना पड़ रहा है, ध्यान देना। यहां पे करूं, इधर करता हूं, इधर करता हूं, ये देखो यहां पे जगह ले रहा हूं मैं इतना सा, ठीक है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 चला जाएगा, तो आपको x का वैल्यू मिल गया 10। आपको x का वैल्यू 10 मिल गया, लेकिन हमको x नहीं निकालना है, हमेशा याद रखना पेरीमीटर निकालना है। तो ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला, इसमें डाल दो, वैल्यू डाल दो, ठीक है। क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x है ना, इज इक्वल टू 4x है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x, x इज इक्वल टू 10 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40। तो आपका आंसर कितना आ गया, 40। तो क्या ऑप्शन में आपके 40 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। देखो कितना लेंथी था, एक एक मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इतना, तब जाके आपका करेक्ट आंसर निकलेगा और आप सही एमसीक्यू चूज करके दिखाओगे। लेकिन आपको मेहनत करना है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स 1 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। तो यू हैव टू नो द कंसेप्ट व्हाइल सॉल्विंग, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला एग्जांपल, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई एक ट्रायंगल होगा मान लो, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, ए बी और सी उसके साइड्स है, जिसमें आपको बोल रहा है कि दो साइड का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो मतलब दो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा। ऑब्वियसली हमने अभी अभी एक चीज सीखा कि भाई कभी भी कोई एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड होता है, तो वो होता है भाई कन्वर्स ऑफ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा एबीसी नाम का, मान लो इसका नाम एबीसी मैंने रखा हुआ है, तो वो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। किधर है राइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहां पे ध्यान से, सॉल्व 1 मार्क्स ईच। एक एक मार्क्स का सॉल्व करना है, यहां पे ध्यान देना। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें आरएसटी नाम का ट्रायंगल है, जिसमें एंगल एस 90 डिग्री है, मतलब ऑब्वियसली ये 90 डिग्री दिख भी रहा है, बाकी एंगल टी 30 डिग्री है, और ये मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस 90 डिग्री है, एंगल टी 30 डिग्री है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, हमको एक चीज पता है
कि तीनों एंगल को प्लस करके कोई भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो आर होगा, मान लो ये एंगल आर है, तो एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी जो होगा, तीनों को मिलाऊंगा तो 180 बन जाएगा। रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको पता है। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया रीजन, आप लोग पूरा पूरा अच्छे से लिखना। तो एंगल आर मुझे पता है क्या? नहीं पता। एंगल एस मुझे पता है बच्चा 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस एंगल टी मुझे पता है 30 डिग्री है। इन तीनों को प्लस करूंगा तो 180 आएगा, तो मेरे को एंगल आर का वैल्यू मिल जाएगा 90 प्लस 30 120, 180 में से 120 माइनस कर लो, तो 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें मिल गया कि भाई एंगल आर जो है वो 60 डिग्री है, और एंगल आर 60 डिग्री है। यहां पे मुझे पता चल गया कि एंगल आर मेरा 60 डिग्री है, तो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि जो ट्राइंगल है जिसका नाम है आर एस टी, ये एक क्या है? इज ए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। ये क्या है? ये एक 30 60 90 डिग्री का ट्राइंगल है, और इसके अनुसार हम लगा सकते हैं उसमें थ्योरम ऑफ 30 60 90, जिसके अनुसार हमको निकालना क्या है वो ध्यान में रखो, हमको आर एस निकालना है। तो आर एस किधर है? ये वाला, ये आर एस किसके अपोजिट में है? 30 के अपोजिट में। तो हमको पता है बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम, एक थ्योरम होता है उसका मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, ये हमने पढ़ाया हुआ है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है? आर एस, तो आर एस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है? आर टी, हाफ ऑफ आर टी हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आर एस का वैल्यू आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय आर टी। आर टी का वैल्यू कितना है? 12, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 12, 2 1 2 2 6 12, तो देयरफॉर आपको आर एस का मिल गया वैल्यू 6 सेंटीमीटर, जो भी रहेगा वो लिख देना आप लोग। तो आर एस का वैल्यू कितना आ गया बच्चा? 6 आ गया। इस प्रकार से सॉल्व करना है पूरा मिला के। वैसे तो मिलना चाहिए 2 मार्क्स, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए पूछा है तो 1 ही मिलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब यहां पे देख लो, इफ ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स 50 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, देन स्टेट वेदर द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट। भाई इतना बड़ा चीज दिया हुआ है, तो पहले समझो ये चीज है क्या, ये जो चीज आपको दिख रही है ये है क्या, इसको पहले समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा साइड, 3 साइड जब भी दिया रहेगा तो सबसे बड़ा साइड पहले लिख लो, लार्जेस्ट साइड, ऐसा लिखो, यहां पे लिखना है, लिख सकते हो, लार्जेस्ट साइड कितना है? 50, इसका स्क्वायर कर लो, 50 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 2500 हो गया। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग साइड का सम कर लो, रिमेनिंग साइड का सम ऑफ स्क्वायर्स, रिमेनिंग साइड का सम ऑफ द स्क्वायर्स कितना आ जाएगा? रिमेनिंग साइड कितना है? एक है 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर कर लो, तो 14 का स्क्वायर होता है कितना? 296 आई गेस, कि 196 होता है, 14 का 196 होता है, आई गेस 196 होता है, और 48 का स्क्वायर करके देख लो, मुझे पता नहीं है तो करके देख लेता हूं। 48 मल्टीप्लाई बाय 48, 8 8 जा 64, 4 कैरी 4 लिखा, 6 कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 0, 4 8 जा 32, 6 कैरी अगेन, नहीं 4 8 32, 3 कैरी अगेन, 4 4 जा 16 17 18 19, 4 8 2 10 2 9 3 12 13 2 2 3 0 4। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? 196 प्लस 4, ये हो गया 200, 2500 आ जाएगा ये। तो ये आपका आ गया 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। समझा ये चीज कैसे आया बच्चा? बहुत इजी था। ठीक है, अब ध्यान देना जो मैं करने जा रहा हूं, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया था, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब लिखो यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को आपने देखा, तो लार्जेस्ट साइड को स्क्वायर किया, ये भी 2500 आ रहा है, और सम ऑफ द रिमेनिंग साइड किया, वो भी 2500 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कि 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमको जो क्वेश्चन पूछा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि भाई बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर आ रहा है, तो ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, समझो इसको। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द हाइट ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी हाइट निकालनी है, जिसका नाम है एडी। लिखा नहीं है कहीं पे, ये 4 है, इसका वैल्यू जो है वो डी है। ठीक है, ये है डी, ये आपका डी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एडी आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है? ध्यान देना, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एडी आपको निकालना है। एडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल को कंसीडर करो एडीबी इन
ट्रायंगल ए डी बी, इसमें आपको डी का वैल्यू पता है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए आपका 30 डिग्री है, एंगल बी आपका 60 डिग्री है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए डी बी, ये एक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल है, बराबर। और अगर ये ऐसा होता है तो इसमें हम 30 60 90 का थ्योरम लगा सकते हैं, और उसके अनुसार हमें निकालना क्या है बच्चा, देखो ध्यान से, हमें निकालना है हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी एडी निकालना है। तो एडी किसका अपोजिट है, 60 का अपोजिट है। तो हमें एक चीज पता है बच्चा, क्या पता है कि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, एडी। तो एडी निकालना है हमको, तो एडी विल बी इक्वल टू व्हाट, √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में क्या है, हाइपोटेनस है आपका ये वाला साइड जो कि है AB यानी 4, ठीक है। अगर आप स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो AB, तो ये हो जाएगा AD विल बी इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 2 2 2 4, देयरफॉर आपका AD का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2√3 सेंटीमीटर। दिया है क्या, नहीं दिया है, लिख दो, लिया है। तो AD इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखोगे कि द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, नीचे लिखो द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको करना है और आपकी फुल मार्क्स बन जाएंगे, यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फिगर है AB परपेंडिकुलर है BC से, देखो ये दिख रहा है AB का वैल्यू BC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि AB इज इक्वल टू BC, और जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ऑब्वियसली एंगल A जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल C के साथ, ठीक है। एंगल A मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल C के साथ। तो आपको एंगल A पूछा था, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल C का वैल्यू कहीं दिया नहीं है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, बस यही है और कुछ नहीं। अगर मान लो एंगल A का वैल्यू दिया, C का वैल्यू दिया होता तो आप वैल्यू निकाल सकते थे, कुछ भी आ जाता आपका। तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि आपको ये पता है 90 डिग्री और एंगल A एंगल C के बराबर है, तो ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A का मैंने x मान लिया, इसको भी मैंने x मान लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल सेम होंगे। और हमको पता है इन ए ट्रायंगल ऑल एंगल्स सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और ये एंगल 90 है, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2x इज इक्वल टू 90 हो गया, x विल बी इक्वल टू 90/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेरा एंगल A है और एंगल C है जो दोनों सेम है, तो एंगल A और एंगल C जो होगा वो 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये आप लिखो और इस तरीके से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, तो ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है और बिंदास आपका आंसर भी आ जाएगा। क्लियर है, मजा आ रहा है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन है क्या हमारे पास। अब आ जाते हैं देखो अगले चैप्टर की तरफ जो कि है सर्कल चैप्टर, आखिरी चैप्टर, ठीक है। तो फटाफट से देख लो ये चैप्टर है क्या, ध्यान से देखना। सर्कल इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन एंटायर ज्योमेट्री, बट डरने की कोई बात नहीं, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो सर्कल है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर, मतलब एक सर्कल ये रहा, दूसरा इसका सेंटर पॉइंट एक होगा, और दूसरा सर्कल भी इस प्रकार से हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पास हो रहा है कि वो उसका सेंटर में से ही पास होगा, मतलब ये सर्कल का सेंटर में से ये सर्कल पास हो रहा है और इस सर्कल के सेंटर में से ये सर्कल पास हो रहा है, और उन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अब मेरे लिए इस सर्कल का, देखो ये छोटे वाले सर्कल का, छोटे वाला नहीं है, मतलब ग्रीन मार देता हूं, ग्रीन से आपको पता चलेगा, ये आपका ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन वाला सर्कल जो है इसका सेंटर क्या ये है, तो यहां से यहां उसका रेडियस हो जाएगा जो कि ये 12, और इस येलो वाले सर्कल के लिए भी सेंटर ये है, तो यहां से उसका रेडियस है 12, मतलब दोनों ही सर्कल के लिए रेडियस इज 12। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई हमको पूछा है रेडियस निकालो, निकाल लिया 12 सेंटीमीटर, कितना ईजी है। तो इस प्रकार वो टचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ईजी होता है, आप कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है, क्लियर। इस चीज को ध्यान से समझो बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखो ये एंगल ACB जो है ये एक इंस्क्राइब एंगल है, यहां पे क्लियरली बोल रखा है कि एंगल ACB इज इंस्क्राइब इन द आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। अब आपको एक चीज बोल रखा है, AC का वैल्यू है, एंगल ACB का वैल्यू, तो मुझे पता है कि ये जो एंगल ACB जो है यानी मेजरमेंट ऑफ
एंगल एसीबी जो होता है वो होता है हाफ ऑफ उस आर्क का, जो उसके सबटेंड हो रहा है उस आर्क का हाफ होता है, यानी हाफ ऑफ द आर्क AB, बराबर। तो एंगल एसीबी का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 65 डिग्री, और ये किससे आता है ये आपको पता है, दैट इज इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, हर एक एंगल थ्योरम पढ़ा चुका हो यार, पूरा चैप्टर लेक्चर इसलिए बोलता हूं, देखा करो। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, एंगल एसीबी का वैल्यू मुझे पता है 75 डिग्री है, सॉरी 65 है, माफ करना, 65 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको दिया है 65 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई के, 2 मल्टीप्लाई बाय 65 इज 130, 65 टू 130 होता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। तो आपको मेजरमेंट ऑफ आर्क का मिल गया 130 डिग्री, 130 डिग्री मिल गया आर्क AB, लेकिन हमको निकालना क्या है, आर्क ACB निकालना है, कंफ्यूज मत होना, ACB निकालना है। ACB किधर है, ये रहा A, ये रहा C और ये B, यानी ये पूरा ये येलो वाला पार्ट, ये पूरा बड़ा वाला मेजर आर्क आपको निकालना है, और आपको पता है पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो भाई निकाल लेंगे ना। आपको अगर निकालना है मेजरमेंट ऑफ आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क निकालना है आपको पूरा ACB, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB इज नथिंग बट व्हाट 360, मतलब पूरे में से माइनस कर दो इस छोटे वाले आर्क को, आर्क AB को माइनस कर दो, तो आपको पता ही है 360 माइनस आर्क AB का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला, और इसीलिए ये कैलकुलेट किया हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से, तो आ गया 360 माइनस 130 कर दो, कितना बचेगा, 60 में से 30 गया 30, 3 में से 1 गया 2, 230। ऑप्शन में है क्या 230, बिल्कुल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया बच्चा, कितना इजी था। तो 230 आ गया आंसर, 230 डिग्री इज माय करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है बच्चा, और आपका आंसर आ जाएगा। सर्कल चैप्टर डोंट अंडर एस्टिमेट, टफ है बोलते हैं कुछ लोग, स्किप कर दूं क्या, बिल्कुल मत करना, जो कंसेप्ट है उसके बेस पे सॉल्व करते जाना, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक कोई पैरेललोग्राम होगा उसमें सर्कल हर एक साइड को टच कर रहा है। मान लो कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब उसमें सर्कल हर साइड को टच होना चाहिए, हर साइड को सर्कल अगर टच होगा तो समझ जाना कि वो एक ऐसा फिगर है, ना तो वो रेक्टेंगल होगा ना तो वो स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, बल्कि एक रोम्बस होगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, वो एक रोम्बस होता है, रोम्बस हर एक साइड को टच करके जाता है सर्कल उसके अंदर से। नेक्स्ट है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने पढ़ाया हुआ है कंसेप्ट, कि नहीं पढ़ाया बच्चा, हर एक बच्चा जानता होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो समझ लो, देखो मैं रफ फिगर बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है बच्चा। तो सर्कल के अंदर एक रोम्बस होता है, समझ जाना, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ नाम होगा, लेट सपोज ABCD, ये ABCD नाम का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोल रहा है ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A, यानी जो एंगल A है ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल A इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल C, यानी इज इक्वल टू थ्राइस द एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल C। तो ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल C, ये दे रखा है, ठीक है। और आपको बोल रहा है फाइंड द एंगल C, एंगल C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, ध्यान देना, एंगल C का वैल्यू कैसे निकालोगे। अब पहली बात तो एंगल A का वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, एंगल A विल बी इक्वल टू 3, नीचे आ जाएगा 2, तो 3/2 ऑफ एंगल C। इसको आप एक साइड में रख के रखो कि इक्वेशन नंबर 1 है कि एंगल A का वैल्यू है 3/2 ऑफ एंगल C। अब मुझे पता है यहां पे एंगल A है, एंगल C है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये हमको पता है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary, सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री होता है इसका मतलब प्लस करके 180 आना चाहिए, ये तो सब जानते ही होंगे। इसका मतलब एंगल A को प्लस करूंगा एंगल C के साथ तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसमें जो वैल्यू मुझे पता है मैं डालूंगा, एंगल A का वैल्यू पूछा 3/2 एंगल C, तो 3/2 ऑफ एंगल C और प्लस एंगल C, प्लस ये वाला एंगल A का वैल्यू तो ये है तो डाल दिया, एंगल C का वैल्यू प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। देखो जगह छोटा पड़ रहा है लेकिन सॉल्व कर रहा हूं, तो 3/2 प्लस 1, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल C मेरा कॉमन निकल रहा है, तो 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360, 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C हो जाएगा 5 एंगल। जगह कम पड़ रहा है यार, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ छोटे से, इसमें यहाँ पे कर दूं क्या नीचे, कोई बात नहीं बच्चा, देख लेना यहाँ पे, देखो 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C, 5 एंगल C हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 180 360 हो जाएगा। तो एंगल C विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 5, तो 5 1 5, 5 के टेबल में 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री आएगा। तो एंगल C का वैल्यू आ रहा है 72 डिग्री। क्या हमने सही किया, कैसे पता चलेगा, ऑप्शन में 72 है क्या, ऑप्शन लिखा है क्या मैंने, लिखा ही नहीं है भाई,
ऑप्शन, हाँ ये रहा ना, देखो मैं इसका देख रहा हूं, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला इसका है, ध्यान में रखना, ये अलग क्वेश्चन है। यहां पे मैं पार्टीशन खींच देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अलग है, ये अलग है। तो आप देखो ऑप्शन में 72 है, मैं यहां चेक कर रहा था ऑप्शन, यहां है देखो ऑप्शन, तो हमारा आंसर करेक्ट आया। दिस इज योर करेक्ट आंसर, 72 डिग्री आ गया, सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या बोल रहा है, ट्राइंगल PQRS, सॉरी ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल PQRS है। इसमें एंगल RSP ये वाला एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है। एंगल RST ये वाला एंगल आपको निकालना है। आपको एक कंसेप्ट पता है कि ये है आपका एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, याद आ रहा है, कुछ हमने पढ़ाया था इसी प्रकार से, आपको याद होगा, लीनियर पेयर बनता है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल RST है, एंगल RST जो है ये वाला, प्लस एंगल RSP ये आपका होता है प्लस करके 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है। और कौन सा थ्योरम है वो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ऐसा कुछ तो है, मैंने बताया था आपको, कुछ तो ऐसा कुछ थ्योरम होता है, उसमें लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर, ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर बनता है। तो एंगल RST का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, एंगल RST का वैल्यू नहीं पता, लेकिन एंगल RSP का वैल्यू पता है मुझे, जो कि 80 डिग्री, तो ये लिख दिया 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो आपको RST मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल RST इज इक्वल टू 180 माइनस 80 एंड दैट विल इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया 100 डिग्री। ऑप्शन नहीं लिखा नहीं है मैंने, लेकिन यही आपका आंसर है। तो 100 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था और आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर जो है हमने निकाल दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड। तो सबसे पहले एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास सर्कल है, अब इसमें एक कॉर्ड होगा AB नाम का, तो चलो ये AB नाम का एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो। और एक और है जिसका नाम है कॉर्ड CD, तो कॉर्ड CD नाम का एक और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहले नाम लिख लेता हूं बच्चा इसका, ये है मेरा AB, ये है मेरा CD, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम है E पॉइंट, करेक्ट है। E पॉइंट पे AE का वैल्यू 4 दिया हुआ है, EB का वैल्यू 10 दिया हुआ है, CE का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और ED निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो आपको एक पता है, आपको पता है कि दो कॉर्ड इंटरसेक्ट जब हो रहे हैं तो AB एंड कॉर्ड CD इंटरसेक्ट इंटरनली। जब कोई भी कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। याद आ रहा है, देखो यार कितना चीजें मैं याद रखूं, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। जब भी कॉर्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे सर्कल के अंदर, तो उसमें लगता है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, और उसके अनुसार क्या हो जाएगा, AE इंटू EB इज इक्वल टू AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED, करेक्ट। जो वैल्यू पता है डाल दो, AE आपको पता है 4 है, EB आपको पता है 10 है, इज इक्वल टू CE आपको पता है 8 है, ED आपको पता नहीं है, तो यहां से आपको ED मिल जाएगा। देयरफॉर ED विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 40 अपॉन 8 हो जाएगा, 8 1 8 5 40 हो जाएगा। देयरफॉर आपका ED का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, खत्म कहानी। तो ED आपको मिल गया 5, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे अगर इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाले, तो आपको ऐसा सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 1 मार्क्स वाले, इसको देख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन है फटाफट से और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा वीडियो बन गया उम्मीद से ज्यादा, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो, सेगमेंट DP एंड सेगमेंट DQ, DP एंड DQ टेंजेंट सेगमेंट है, तो आपको पता ही है क्या करना है। विद सेंटर हो, आपको DP का वैल्यू 7 दे रखा है, DQ पूछा है, तो आपको पता ही है भाई DQ जो होगा वो DP के बराबर होगा। क्यों भाई, आपको पता ही है थ्योरम ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम बोलो, थ्योरम ऑफ टेंजेंट बोलो, आपको पता ही है कि भाई DP इज इक्वल टू DQ होगा। तो कोई भी कभी भी एक सर्कल से दो टेंजेंट जब पास होते हैं, एक सर्कल से दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे एक्सटर्नली पास होते हैं, तो समझ जाना कि वो दोनों टेंजेंट के जो लेंथ होता है वो सेम होता है। तो DP 7 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर DQ भी जो आपका होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से करो, 1 मार्क्स मिल गया यहां पे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। दो सर्कल है हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। मान लो दो सर्कल है, ठीक है, और वो टच कर रहे हैं इंटरनली आपस में। तो एक सर्कल होगा ये, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल होगा 4.8 सेंटीमीटर का, मतलब थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, आपस में इंटरनली कहीं पे तो वो टच कर रहे होंगे, आपस में कहीं पे वो इंटरनली, देखो बहुत बड़ा बन गया ये। ठीक है, मान लो ये इस प्रकार से कहीं पे इंटरनली वो टच कर रहे हैं, तो आपको बोल रहा है कि ये जो सर्कल है पहला वाला छोटा वाला, इसका रेडियस कितना है 3.5, इसका रेडियस कितना है 3.5। इंटरनली टच कर रहा है ना, माफ करना, अंदर जाएगा, इंटरनली टच कर रहा है। तो बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लो पहले,
और इंटरनली टच कर रहा है, ऐसा कुछ रहेगा। अब ठीक दिख रहा है, ऐसा कुछ रहेगा, बराबर। अब यहां पे ध्यान देना, जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 3.5 और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 4.8। ठीक है, बड़ा वाला 4.8 है और छोटा वाला 3.5 है। आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो कभी भी याद रखना, टू सर्कल्स टचेस इंटरनली, जब इंटरनली टच होता है, जब वो इंटरनली टच होता है तो क्या होता है, वो होता है उसका जो बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है, मतलब R2 मान लो माइनस R1 कर देना होता है। 4.8 माइनस 3.5 कर दो तो आपका 1.3 सेंटीमीटर आ गया। तो देयरफॉर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब ये इसका कहीं सेंटर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, बड़े वाले सर्कल का समझ लो यहाँ होगा, और इसका सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा जब दोनों में माइनस होगा, तो 1.3 सेंटीमीटर विल बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर होता है 180 डिग्री, डायरेक्ट बता दे रहा हूं, लिख दो। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क जो होती है, आर्क सेमी सर्कुलर होती है, वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, एक फिगर दिया हुआ है डी, इसमें 16 है, डी का वैल्यू 16 है, डीएफ आपको निकालना है। आपको पता ही है इस मतलब ये जो सर्कल है इसके हिसाब से आप एक फॉर्मूला आपका जनरेट होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कि डीएफ जो होगा, डीएफ जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एफई से। देखो ये डीएफ जो होगा वो एफई से मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, आप रीजन लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड है ना, ये आपका जो ये है डीएफ डीई जो है ये कॉर्ड है, तो डीई जब कॉर्ड है तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका डीएफ इज इक्वल टू एफई हो जाएगा। तो डीएफ कितना है आपको पता है क्या, नहीं पता, तो डीएफ जो होगा अगर आप देखो तो डीएफ जो है वो एफई के बराबर है। ठीक है, तो आपका जो टोटल डीई होगा वो क्या होता है, डीएफ प्लस एफई है। ये टोटल डीई जो होगा, डीई जो होगा डीएफ प्लस एफई है, लेकिन डीएफ का वैल्यू तो एफई के बराबर है। ठीक है, आपको पता ही है ना, तो अगर आप देखोगे तो डीएफ जो है एफई के बराबर है, तो डीई विल बी इक्वल टू, इस डीएफ के जगह पे वापस से एफई लिख सकता हूं क्योंकि दोनों सेम है, और ये भी एफई है। ठीक है ना, ये भी आपका एफई है, तो आपको निकालना क्या है, डीएफ निकालना, या फिर आप ऐसा करो, आपको डीएफ निकालना है ना, तो आप डीएफ का डीएफ ही रहने दो और इस एफई के जगह पे डीएफ लिख दो। ठीक है, तो डी आपको पता ही है 16 है, तो 16 इज इक्वल टू डीएफ प्लस डीएफ, 2 टाइम्स डीएफ। ठीक है, तो देयरफॉर डीएफ विल बी इक्वल टू व्हाट, 16 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो आपका आंसर आ गया 8, डीएफ का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है निकल जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बन गया, इसमें कॉर्ड ए बी है, तो पहले एक कॉर्ड बना लो ए बी नाम का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कॉर्ड ए बी है, इसका जो वैल्यू दे रखा है आर्क ए बी का वो 120 डिग्री है, तो ये आपका 120 डिग्री का इसका आर्क है। इसका जो आर्क है दोस्तों, ये वाला आर्क जो है 120 डिग्री का है। आर्क सी डी निकालना है, तो आप कॉर्ड सी डी भी बना दो पहले, समझ लो ये कॉर्ड सी डी है आपका, ये सी है, ये डी है। ठीक है, आपको सेक्टर ओ दिया हुआ है। ठीक है, इफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 120, पहली बात तो जब दोनों कॉर्ड जो है सेम है तो उसके आर्क भी सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि कॉर्ड लिख दो यहाँ पे वैल्यू, कॉर्ड जो ए बी है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे जो कॉर्ड ए बी है, ठीक है, जैसे हमने ये वाला आपको कंसेप्ट बताया कि इसमें जो कॉर्ड ए बी होता है अगर उसका कोई हाफ सेंटर से पास हो रहा है तो हमारा यही होता है ना, उसी प्रकार वो भी हमारा वैल्यू आता है। तो कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी के बराबर है ना, कॉर्ड ए बी जो है ये कॉर्ड सी डी के बराबर है। ठीक है, तो कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, ये आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या है, गिवन है बच्चा, ये आपको दिया हुआ है, तो उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका जो आर्क है ए बी का, जो आर्क है वो क्या है, ए बी नाम है, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके साथ, मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी के साथ, ये वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ए बी का आपको पता है 120 है, तो वो आपका मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी का वैल्यू मिल जाएगा, आ गया 120 डिग्री। सी डी आपको पूछा था, आपने निकाल दिया 120 डिग्री। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन, चलो इसको भी देख लेते हैं, मैं थक चुका हूं पूरी तरह। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है बच्चा, उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। मुझे पता है, आपको मैंने बताया भी था, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड
ऑफ अ सर्कल, कोई भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो होता है इज इट्स डायामीटर, उसका डायामीटर होता है इज इट्स डायामीटर। तो उसका जो डायमीटर होगा वही उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, तो इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये होगा, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है वो होता है 2 टाइम्स द रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपका 5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10 सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड आ गया 10 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट। इसी के साथ हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के एमसीक्यूज, 1 मार्क्स के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन, और इस प्रकार से कराए हैं कि वो 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, इतने बेहतरीन वाले क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि ये जो मेहनत कर रहा हूं, इतना जो हार्ड वर्क आपके लिए कर रहा हूं, ये सफलता जरूर आपको दिलाएगी और आप लोग जरूर से इसको सफल बनाओगे बाय डूइंग हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। निराश मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली चेकआउट करते रहो, वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं, लाइव भी होता रहेगा, और जो जो वीडियोस ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं, जो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं उसको भी देखो, 1.5x 1.75x की स्पीड से लगा के देखो, लेकिन देखो। और एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना मेहनत हम कर रहे हैं वो सही हाथों तक पहुंचना भी जरूरी है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना एंड शेयर कर देना सभी के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।